देखो पहले बेटा हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन था, जो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन दिए हुए हैं 6 क्वेश्चन। ग्राफ ऑफ द सिस्टम ऑफ इनइक्वलिटीज एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड वाई इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमें वो बताना है कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेना है और y इज लेस देन इक्वल टू 0 लेना है। y जो होना चाहिए वो लेस देन होना चाहिए और x जो होना चाहिए ग्रेटर देन होना चाहिए। तो वो कौन सा क्वाड्रेंट होगा? वो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, है ना। देखो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेनी है। ग्रेटर देन 0 का मतलब इस साइड में जाना है। y की वैल्यू लेस देन 0 लेनी है तो इसका मतलब नीचे की तरफ जाना है। दोनों को जो सेटिस्फाई कर रहा है वो रीजन कौन सा हुआ? ये वाला रीजन हुआ। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हुआ आपका फोर्थ। सॉल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वालिटी x इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, x की वैल्यू जो ले रहे हैं हम ग्रेटर देन 2 ले रहे हैं। ग्रेटर देन 2 का मतलब है अगर हम इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, ये 0 है, ये सपोज करो 2 है। ग्रेटर देन 2 का मतलब हमें इस साइड में जाना है। फिर ये जो कह रही है x लेस देन -3, लेस देन -3 -3 सपोज करो इधर है, इसका मतलब हमें इस साइड जाना है। तो दोनों को जो सेटिस्फाई करे ऐसा कोई रीजन है? ऐसा कोई रीजन नहीं। ठीक है, जो सॉल्यूशन सेट होगा वो क्या हो जाएगा? आपका एम्प्टी हो जाएगा। कोई एलिमेंट नहीं है जो दोनों को सेटिस्फाई करे। दोनों को जो सेटिस्फाई करेगा वो हमारा सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना, तो ठीक है, दोनों को हमें सेटिस्फाई करने वाला रीजन लेना होता है जब भी कभी यहाँ इस तरह की इनइक्वलिटी सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, थर्ड में क्या है? सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वलिटी। इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके जो हमारा रीजन आ रहा है 2x-1, 2x-1 लेस देन 3। ठीक है, तो यहाँ से इफ वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x, तो x विल बी हाउ मच? 3 + 1 4 divided by 2, x is less than 2. The next one we use 3x-1, 3x plus 1 greater than -5, यानी कि x will be greater than -3, यानी कि 2 से लेस देन और -2 से, सॉरी 3 2 जा 6 हो जाएगा, -2 से ग्रेटर देन, यानी कि जो रीजन हुआ वो आपका सपोज करो 0 यहाँ पर लिया है, 2 यहाँ पर है और -2 यहाँ पर है। इट मीन्स we have to take the value which are less than equal to 2, यानी कि in which direction, and it is saying you have to take the value greater than -2, you have to go in this direction. तो कॉमन रीजन इज पूरा कंप्लीट रीजन हो गया -2 to 2। ये हमारा सोल्यूशन सेट है। The region of the x or y plane represented by the inequality x is greater than 6, y is greater than 2 and 2x plus y is less than 10। ये जो रीजन है आपका, जो इन्होंने कंडीशन दी हुई है, अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप देखिए x इज ग्रेटर देन 6। ग्रेटर देन 6 का मतलब सपोज करो यहाँ पर लेते हैं 6, तो x इज ग्रेटर देन 6 इस डायरेक्शन में हो गया। फिर है y इज ग्रेटर देन 2, y सपोज करो हमने यहाँ पे लिया, y इज ग्रेटर देन 2, ये डायरेक्शन हो गया। The next one is 2x plus y less than 10, यानी कि अगर हम x की वैल्यू 0 लेते हैं तो y इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। इफ वी टेक y इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। If we draw the line this one, at which side will be satisfied, you put the value of 0 0 0 0 is satisfying this region, so we have to go in this side, so we have to take the common region. So common region, there is no common region which satisfy all the inequalities। ठीक है,
तो ये जो है आपका जो इसका सॉल्यूशन कहलाएगा आपका, वो क्या होगा आपका, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा आपका अनबाउंडेड। ठीक है, ये पॉलीगोन एक्सटीरियर ऑफ ए ट्राइंगल नन ऑफ दीज, ये जो रीजन है आपका ये अनबाउंडेड है, इसको बाउंडेड नहीं कर पाते हम, ये नहीं पता चल पा रहा है कि कौन सा रीजन हमें लेना है जो सेटिस्फाई कर रहा हो। ठीक है, तो कॉमन रीजन नहीं आ पा रहा है हमारा, तो ये कैसा रीजन होगा, अनबाउंडेड होगा। कोई सा भी रीजन ऐसा नहीं है जो सबको सेटिस्फाई करे। अगर हम ऊपर वाला रीजन लेते हैं, ठीक है, तो ये दो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रही। अगर हम ये वाला यहाँ वाला रीजन ले सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ वाले रीजन में जो है अगर हम इसके नीचे जाएंगे तो ये वाला रीजन सेटिस्फाई करेगा, तो ये वाला रीजन नहीं सेटिस्फाई करेगा क्योंकि ये ऊपर की डायरेक्शन में है। जो तीनों को रीजन को सेटिस्फाई करे वो आपका सोल्यूशन होगा। तो ये कैसा, इसको हम क्या बोलते हैं, अनबाउंडेड बोलते हैं। किसी के से हम बाउंड नहीं कर पा रहे कि कौन सा हमारा सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, एक्स -2 -1 अपॉन 3 आयोटा। इसकी क्यूब करना है। पहले पहले आप इसका क्यूब करोगे, ये अधिकतर बच्चों ने ठीक ही किया हुआ है। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। पहले हम इसका क्यूब करेंगे, क्यूब करने के बाद a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखने के बाद फिर आप क्या करेंगे, ठीक है, बस आपको ए और बी की वैल्यू बतानी है। इसका क्यूब कर लेंगे। क्यूब करने से पहले आप ये काम आप करो कि माइनस की जो प्रॉब्लम आती है ना, माइनस को आप अलग कर लो। माइनस का क्यूब हम अलग कर लेंगे। ये हमने 2 + 1/3 आयोटा, ये अलग हो जाएगा। इसका क्यूब आप खोल दो, a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। खोलने के बाद जो विदाउट आयोटा आएगा वो दैट विल बी ए, जो विद आयोटा आएगा दैट विल बी बी। इस तरीके से आप सॉल्व करोगे तो फर्स्ट पार्ट इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, ये अधिकतर बच्चों ने गलत किया हुआ है। 6 वाले में क्या प्रॉब्लम है, ये z = -1 -√3 आयोटा। ठीक है, इस तरीके से प्रॉब्लम कहाँ है, ये प्रॉब्लम ये है कि आपने जो मॉडल्स ऑफ जेड है यानी कि आर की वैल्यू तो कैलकुलेट कर ली, लेकिन ये जो मैंने बताया था आपको रूल, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। जब थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो हम पाई माइनस के थीटा लेंगे पाई की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, पाई की वैल्यू निकालने के लिए हम -पाई + थीटा लेंगे। यहाँ पर -पाई है और थीटा की वैल्यू जो आ जाएगी वो पाई/3 आ जाएगी। तो ये कितनी आएगा, -2 पाई/3 आएगा आंसर। ठीक है, ये मिस्टेक की हुई है जिसमें आपको एंगल निकालने में, यानी कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो फर्स्ट पार्ट होगा ए। ठीक है, ये कई बच्चों का गलत है, बाकी अधिकतर बच्चों का सही किया हुआ है बाकी पार्ट को। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। उसके बाद बेटे फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर फ्रॉम 1 to 2001। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऑड इंटीजर है 1 से लेके 2001। ये सभी बच्चों को ने ठीक किया है। ठीक है, इसमें पहले हमने क्या करना है, 1 से लेके 2001 में ये हमें पता है कि जो nth टर्म है वो 2001 है। तो इससे हम क्या करेंगे, n की वैल्यू निकाल लेंगे, वो 1001 आ रही है। फिर हम सम का फॉर्मूला लगा देंगे। सम का फॉर्मूला n/2 a + l। ठीक है, तो सम कितना आ जाएगा, सम आ जाएगा, ठीक है, 1002001 आ रहा है ना। सभी बच्चों का ये करेक्ट है, तो मुझे जरूरत नहीं है इसे बताने की। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ मेनी कोड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्किल। ये आपको पता है 21 कोड्स हैं हमारे।
पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो कितने हम कोड ड्रॉ कर सकते हैं, या 21 पॉइंट में से वी हैव टू सिलेक्ट 2 पॉइंट, तो 21 C2 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज 210। ये भी सभी बच्चों का ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, द सम ऑफ द थ्री नंबर्स इन जीपी is 56 if we subtract 1721 from these numbers in that order we obtain an AP, find the number। ठीक है, the sum of three numbers in GP। तो इसमें हमें जीपी में जो हमने टर्म लेनी है, या आपको पता है, ये भी सभी बच्चों का ठीक है, तो कोई ऐसा बच्चा है इसकी समझ में नहीं आया हो, तो जीपी में हम जो टर्म ले रहे हैं वो ए और ए आर और ए आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें से हमने क्या बोला, इन्होंने 17 सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 1 इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं, 7 इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं, और 21 इसमें सब्ट्रैक्ट करता है। 21 सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये जो टर्म है आपकी, ये किसमें हो गई, एपी में हो गई। एपी में हो गई तो हम डिफरेंस इनका इक्वल रखेंगे, डिफरेंस इक्वल रखने के बाद, और इनका सम जो है वो कितना दिया हुआ है, सबका सम 56 दिया हुआ है। तो ये दोनों कंडीशन का अगर हम यूज कर लेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, ए और आर की वैल्यू पता चल जाएगी। दो कंडीशन हमारी बन जाएगी, तो इन्हें सॉल्व करने के बाद ए और आर की वैल्यू पता चल जाएगी, तो हम ये नंबर क्या क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ द सम ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एपी इज 116। ठीक है, सम है, जो सर्टेन नंबर है उनका सम दिया हुआ है, फाइंड द लास्ट सम। तो कुछ टर्म है जिनका सम जो है, तो पहले हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सम हमें पता है 116 है, और फर्स्ट टर्म भी हमें पता है वो कितनी है, 25 है ना, एपी है। तो एपी में जो है सम का फॉर्मूला क्या होता है, एन अपॉन टू, 2a, है ना, 2 मैंने इधर लिख दिया है, एन माइनस 1 और डी। डिफरेंस कितना है, डिफरेंस आप यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि माइनस में लेना होगा, 22 में से 25 लेंगे तो -3 आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से सॉल्व करने के बाद ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद यहाँ से आप एन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो एन की वैल्यू कितनी आ रही है, वो 8 आ रही है। तो एन की वैल्यू 8 आ रही है, तो हम 8th टर्म कैलकुलेट कर लेंगे, वो क्या होगी, लास्ट टर्म होगी, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 4 क्यों हो रही है, क्योंकि रिड्यूस होती चली जा रही है ना। 25 में से 3 माइनस कर रहे हैं तो सेकंड टर्म आ रही है, थर्ड टर्म आ रही है, 3 माइनस करने के बाद इसी तरीके से अगर माइनस करते चले जाएंगे 3, तो 8th टर्म हमारी क्या हो जाएगी, वो 4 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 में है ना, आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने जो है, अच्छा 11 नहीं, अभी हम कौन सा वाला क्वेश्चन, हाँ 10 के बाद 11 ही आएगा। ठीक है, ये करने में थोड़ी गड़बड़ की है आपने, फिर प्रूव करना था, प्रूव करके दिखा दिया कि ये इसके बराबर है ना, डायरेक्टली आप पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए, है ना। इसको आप लोगों को मैं करके बताता हूँ। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 में, द एस पी द सम, पी द प्रोडक्ट एंड आर द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ एन टर्म ऑफ ए जीपी, प्रूव दैट पी स्क्वायर, ये प्रूव करना है, पी स्क्वायर आर टू द पावर एन इज इक्वल टू एस टू द पावर एन, ये प्रूव करना है। पी क्या है, एन टर्म का जो जीपी में है उनका प्रोडक्ट है, ए इंटू ए आर इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर टू द पावर एन माइनस 1। तो इनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो हो जाएगा ए टू दी पावर एन हो गया। यहाँ पावर हम ऐड कर लेंगे 1 + 2, कहाँ तक, एन माइनस 1। एक तो पावर लिखने में मिस्टेक की है,
पावर जब भी आप लिखेंगे ना उसके ऊपर होना चाहिए। आप r इंटू एन लिख रहा है, r a टू दी पावर n है तो a इंटू एन लग रहा है, आपका मल्टीप्लिकेशन में लग रहा है। अब देखो मैंने पावर जो लिखी है ना, इस चीज का ध्यान रखना है कि पावर जो है वो कम से कम हाफ से तो ऊपर होनी चाहिए एग्जैक्टली, लेकिन टॉप में लिख पाओ तो और भी अच्छा है। जो हाफ लेटर है उससे ऊपर होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने जो है यहाँ पर इनको ऐड करते हैं तो a टू दी पावर n, r टू दी पावर कितना हो गया n माइनस वन अपॉन टू हो गया। ये तो हो गया आपका n टर्म का सम का हमने फॉर्मूला लगा दिया इसमें। फिर क्या है s, ये जो आपकी जो जीपी है उसका सम है ना, एस बी द सम। तो सम का फॉर्मूला लगाएंगे तो सम का फॉर्मूला होता है ए, ठीक है, r टू दी पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन, ये ऐसे हो गया। फिर r जो है आपका रेसिप्रोकल का सम है, यानी कि वन अपॉन ए आर, वन अपॉन ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन, इनका सम करना है। तो फर्स्ट टर्म आपकी कितनी है, वो वन अपॉन ए है, ठीक है, आर वन अपॉन आर है, माइनस के वन अपॉन आर माइनस वन, यानी कि ये हो जाएगा आपका, इसको लिखते हैं वन अपॉन ए को हम नीचे कर लेते हैं, ये हो जाएगा वन माइनस आर टू दी पावर एन, और ये हो गया वन माइनस के आर, ठीक है। ये जो आर बचा ये हमने ऊपर लिख दिया, और यहाँ पर आर टू दी पावर एन बचा वो हमने यहाँ लिख दिया। इसको हम इस आर को नीचे ले जाते हैं तो ये हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है आर टू दी पावर हमने आर लिखा हुआ है ना, उसी फॉर्म में लिख लेता है। तो ये हो जाएगा आपका आर टू दी पावर एन माइनस वन, ये ए आर टू दी पावर एन माइनस वन, ये आर की वन पावर हमने माइनस कर ली, इसको हमने क्या लिख दिया, आर माइनस वन लिख दिया। तो ये हमने जो है उसी फॉर्म में लिख लिया जैसे कि हमारी बाकी सारी टर्म। अब हमें ये प्रूव करना है पी स्क्वायर आर टू दी पावर एन बराबर होगा एस टू दी पावर एन। इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड अगर हम लेते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड अगर हम लेते हैं इसकी, वो होगी पी स्क्वायर, इसका हमें स्क्वायर करना है, यानी कि ए टू दी पावर टू एन, ठीक है, यहाँ स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा आर टू दी पावर एन एन माइनस वन, ठीक है। ये पावर टू कैंसिल हो गई क्योंकि हमें स्क्वायर करना था, पी की पावर टू था। फिर आर टू दी पावर एन है, तो आर टू दी पावर एन है, ये हमें इसकी वैल्यू जो है इसकी पावर हमें एन करनी होगी। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आ रही है आपकी आर टू दी पावर एन माइनस वन टू दी पावर एन, ठीक है। यहाँ ए आ रहा है तो ए टू दी पावर एन, फिर क्या आ रहा है, आर आ रहा है आर टू दी पावर एन, पावर टू दी पावर होगी ना तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो एन एन माइनस वन होगी, ठीक है। आर माइनस वन टू दी पावर कितना हो जाएगा, आर माइनस वन टू दी पावर एन। ये इतना काम है, बस हमने कुछ नहीं किया, लेफ्ट हैंड साइड में पी का स्क्वायर और आर टू दी पावर एन की वैल्यू हमने इसके अंदर पुट कर दी। बस आपने क्या किया है, ये सब कुछ करने के बाद, इतना काम सभी ने ठीक किया हुआ है, जो सब निकालने का था और ये आर की वैल्यू निकालने का था। जहाँ ये सॉल्व करने में क्या है, आपने ऐसे ही जाना, तो आपको पता था कि है ना, ये लेके आना डायरेक्टली आपने लिख दिया, या गलत करके लिखा है ना, ठीक से नहीं लिखा है। तो इसका नंबर आपका, एक नंबर आपका अधिकतर बच्चों का कटा हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा, ए टू दी पावर एन हो जाएगा, है ना, टू एन है, यहाँ पर एन है, एक पावर हमारी कैंसिल हो गई। ये दोनों टर्म एक्जैक्टली सेम है, ये पूरी सेम कर दी, कैंसिल हो गई है। ये आपका कितना है, आर टू दी पावर एन माइनस वन टू दी पावर एन, ये कितना है, आर माइनस वन। अब आप ये देखो, इसको हम इस लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं ए आर टू दी पावर एन माइनस वन, ठीक है,
और अपॉन r माइनस वन होल टू दी पावर n लिख सकते हैं, है ना। तो सबकी पावर में n आ रहा है, तो एक की पावर भी n आ रही है, तो यहाँ पे हमने a टू दी पावर n हो जाएगा। r टू दी पावर n माइनस वन है, यहाँ पे भी पावर n आ रही है, ये r माइनस वन की पावर भी n आ रही है। यही हमें प्रूव करना है, s टू दी पावर n। ठीक है, ये आपका करेक्ट सॉल्यूशन हुआ। अगर आपने फेयर नोटबुक में गलत लिख रखा है ना, तो उसे आप मिला लो, चेक कर लो। ठीक है, ये मैंने पहले भी आपको बताया था, इसमें यही गलती होती है, ये वैल्यूज हम पावर पुट करते हैं ना, पावर को आपको ज्यादा स्टेप बढ़ा लो, गलती ना हो। तो आप डायरेक्टली करोगे तो गलती होने के चांस भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी सभी की, सारे बच्चों की यही गलती है, शायद एक आध का ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या करा है, ये वैल्यू पुट करने में, कैंसिल करने में गलती की है। इसलिए जो है, आपने आंसर तो सबको पता था कि एस टू दी पावर एन लिखना है, तो प्रूव करना है, तो वही लिख दिया। हाँ, उसके बाद बेटा ये क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 वाले में क्या है, इफ एक्स। ठीक है, ये सारे बच्चों ने ठीक किया हुआ है। इसका हम क्यूब ओपन करेंगे, क्यूब ओपन करने के बाद रियल पार्ट के इक्वल रख लेंगे, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रख लेंगे, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड एसोसिनेशन बी अरेंज सो दैट ऑल द एस टुगेदर। ठीक है, सारे एस हमें एक साथ लेना है। ठीक है, तो सारे एस को मिला के वो एक लेटर का काम करेंगे। ये सभी बच्चों का वैसे ठीक है। तो हमारे पास जितने भी लेटर्स आ रहे हैं, आप इसे काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है। तो 13 लेटर में 4 एस को हमें एक ही सपोज करना है। तो 13 में से 4 माइनस करें 9, लेकिन वो एक लेटर का सारे मिला के एक लेटर का काम करेंगे, तो 10 हो जाएगा। 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई जो रिपीट कर रहे हैं उनसे हम डिवाइड कर देंगे। तो रिपीट करने वाला कौन है, रिपीट करने वाला सिर्फ ए है, कि 3 टाइम्स। तो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। ठीक है, फिर वो कौन रिपीट कर रहा है, आई रिपीट कर रहा है, और एन रिपीट कर रहा है। इनसे हम डिवाइड कर लेंगे जो रिपीट कर रहे हैं। आपने प्रॉपर लैंग्वेज का यूज नहीं किया है, बस ये कमी है ना। कुछ बच्चों ने किया है, लेकिन बाकी बच्चों ने सीधा ऐसे ही लिख दिया है। ऐसे नहीं लिखना है, आपको ये बताना है कि ये टोटल लेटर्स है, वी आर एज्यूमिंग 4 टुगेदर, देन इट बिकम्स ए वन लेटर। ठीक है, ये मैंने आपको जब कराया था तब भी आपको समझाया है, विदाउट लैंग्वेज नहीं करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, ये बच्चों ने, सभी बच्चों ने ठीक किया है ना। ये मैंने कई बार पहले भी दिया था आपको, पिछले टेस्ट में भी दिया था, है ना। और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सभी ने ठीक किया हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि बताने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो है 14 है, 14 में सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वलिटी, ये किसी ने नहीं किया। ठीक है, जिसने किया है वो मंजीत ने किया था। ठीक है, बस उसमें इसमें कमी ये रही है उसके अंदर कि है ना, आपने बाउंडेड रीजन को शेड नहीं किया, है ना। जो भी फिगर आ रही है आपकी, उस फिगर को शेड करना होगा कि कौन सा रीजन ले रहे हैं। जैसे मान लो ये रीजन, ये सॉल्यूशन कहलाएगा। ये इक्वेशन जो है, इक्वेशन ड्रॉ करनी तो आपको 10 से ही आती है। मेन पार्ट तो ये था कि आपको ये फाइंड आउट करना है कि कौन से रीजन में बाउंड करना है, कौन से रीजन में लेना है। तो इम्पोर्टेंट काम जो है वो 11 का वो ये है कि आपको ये शेड करना है कि रीजन हमारा कौन सा है, सोल्यूशन वाला रीजन कौन सा है। तो वो इम्पोर्टेंट है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 में जो है, सभी बच्चों ने क्या कवर किए, बुक में जो लिखा हुआ था वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया, लेकिन मैंने जो आपके क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है वो थोड़ा डिफरेंट है। 2 माइनस के आयोटा है। ठीक है, 2 माइनस के आयोटा है, ये सभी बच्चों ने गड़बड़ क्या की है कि 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर है बुक के अंदर, तो आपने या तो कॉपी से उतार लिया या बुक से उतार लिया। जब क्वेश्चन में है ही नहीं यहाँ पर स्क्वायर, तो आप स्क्वायर कैसे ले सकते हो। तो यहाँ पे तो आपको जो आपका मेथड है मैंने बताया था जब आपको करा रहे थे, जरूरी नहीं है कि आपको एंगल मिल जाए। तो 2 प्लस आयोटा से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे इस कंजुगेट से,
-2 माइनस प्लस आयोटा से नहीं करेंगे, सिर्फ जो इमेजनरी पार्ट है, जैसे आपको जो है रेशनलाइजेशन करते समय जो रूट वाला पार्ट होता था उसका साइन बदल देते, इसी तरीके से रियलाइजेशन करने के लिए हम जो इमेजनरी पार्ट है उसको हम माइनस साइन से बदलते हैं। अब बाकी सब आप मल्टीप्लाई करके आप लिख लो इसको, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 2 प्लस आयोटा, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 2 या 14 आयोटा प्लस के 7 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा -1 तो 1, ये कितना आया आपका 2 और ये 7, ठीक है, कितना हो जाएगा माइनस का 7 होगा तो माइनस का 5 हो गया, ये कितना हो गया प्लस का 15 आयोटा हो गया डिवाइडेड बाई 5, 5 से डिवाइड किया तो कितना आ गया -1 प्लस 3 आयोटा, ये आ रही है आपकी नंबर। ये जो हमारी a प्लस आयोटा b से कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, a इज इक्वल टू आ रहा है -1, b इज इक्वल टू कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो r की वैल्यू कितनी हो गई, r की वैल्यू √10 हो गई, कोई बात नहीं। मैंने उसके बाद बोला था आप tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू कितना होगा b अपॉन a लेंगे, मॉडुलस में लेंगे, ठीक है, तो tan थीटा की वैल्यू b अपॉन a कितनी हो गई आपकी, यानी माइनस में है तो कितनी आएगी, ये 3 आएगी। तो थीटा की वैल्यू जो है ये 3 आपके लिए अननोन वैल्यू है, इसका आपको नहीं पता कितने डिग्री की होती है, तो थीटा इज इक्वल टू आप क्या लिख लेंगे tan इनवर्स, ठीक है, 3 लिख देंगे इसको बस, या आप tan थीटा इज इक्वल टू 3 लिख सकते हैं। अगर आपको इनवर्स लिखने में प्रॉब्लम है तो आप ये लिख सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू कितना है 3। उसके बाद आप कॉम्प्लेक्स नंबर उसे पोलर फॉर्म में लिखना है तो z इज इक्वल टू r √10, ठीक है, r cos थीटा, तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होती है, या तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू cos थीटा की वैल्यू जो है तो यहाँ पे बस इतना लिखने के बाद लिख देंगे वेयर थीटा इज इक्वल टू कितना होगा। अच्छा ये भी ध्यान रखेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में, कौन से क्वाड्रेंट में हुआ ये आपका, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कौन से क्वाड्रेंट में। ये आपका ए की वैल्यू माइनस में है, बी की वैल्यू प्लस में, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट हुआ, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो है एंगल की वैल्यू जो लिखेंगे थीटा, बस -पाई प्लस करके लिखेंगे इसको थीटा की वैल्यू, वेयर थीटा इज इक्वल टू, ये मैंने लिखा हुआ है वेयर थीटा इज इक्वल टू दिस मच आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ऐसे ही क्वेश्चन एक एग्जाम्पल में भी था, मैंने आपको बताया भी था उस समय कि अगर आपको एंगल नहीं आता है तो आप इस तरीके से लिखेंगे आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, थीटा की वैल्यू अगर आपको नहीं पता है तो थीटा की वैल्यू आप ऐसे लिख देंगे tan थीटा इज इक्वल टू 3 बस, या थीटा इज इक्वल टू इनवर्स में लिखना चाहो तो इनवर्स में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना था, ये किसी बच्चे ने ठीक नहीं किया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बेटा 16 है, 16 में क्या है, इन हाउ मेनी वेज कैन ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 16 प्लेयर्स इफ टू पर्टिकुलर प्लेयर्स who decide that either of them will join or none of them will join। तो ये तो अधिकतर बच्चों ने किया ही नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि ऑप्शन वाला अवेलेबल था, तो इसको समझ लो, कोई दिक्कत है इसका मतलब आपने नहीं किया, इसका मतलब आपको ये थोड़ा मुश्किल लग रहा था। यह है कहने क्योंकि टीम ऑफ 11 प्लेयर्स बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 16 प्लेयर, 16 प्लेयर है हमारे पास, 11 टीम सेलेक्ट करनी है, तो दो प्लेयर ऐसे हैं वो या तो दोनों आ जाएंगे दोनों नहीं जाएंगे, दो केस बनाएंगे हम, ठीक है। फर्स्ट केस में मान लो दोनों चले जाते हैं, तो दोनों ज्वाइन कर लेते हैं, तो हमें रिमेनिंग 14 में से दो प्लेयर कितने सेलेक्ट करने होंगे, 9 सेलेक्ट करने होंगे, ठीक है, क्योंकि हमें 11 प्लेयर चाहिए।
ठीक है, उन दोनों को हमने इंक्लूड कर लिया। दूसरे क्या, उन दोनों को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, इंक्लूड नहीं करते हैं तो 14C 11 हो जाएगा। उन दोनों को नहीं लिया हमने तो अब भी हमारे, सॉरी, ठीक है, हाँ ठीक है, जब हमने उन दोनों को ले लिया तब हमें उन दोनों को जब हमने इंक्लूड कर लिया है तो बाकी जो रिमेनिंग 14 जो प्लेयर हैं उनमें से हमें 9 प्लेयर को सेलेक्ट करना होगा। फिर क्या है, उनमें दोनों को हम सेलेक्ट नहीं कर रहे तो उनको हमने अलग कर दिया, तो हमारे पास 14 प्लेयर बचे, 14 में से हम 11 प्लेयर्स को हम ले रहे हैं। इस तरीके से हमने इसको दोनों कंडीशन को मिलाएंगे, दोनों की जो वैल्यू आएगी फिर दोनों को हम प्लस कर लेंगे, दोनों केसेस को। ठीक है, जो भी वैल्यूज आएंगी उनको आपको ऐड भी करना है, प्लस भी करना है, दोनों केसेस को। तो किसी बच्चे ने क्या किया है कि दोनों अलग निकाल के छोड़ दिए हैं, उनको ऐड नहीं किया है, ठीक है, वो गलत हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 का ए पार्ट, सॉरी क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन वाला है, इन हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट सेलेक्ट ए प्रोग्राम, 5 कोर्सेज इन 9 कोर्सेज आर अवेलेबल एंड 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपल्सरी। तो 2 तो कंपल्सरी है ना, तो हमें रिमेनिंग 7 में से हमें 3 सिलेक्ट करने हैं, तो 7C 3 हो जाएगा, बस सॉल्व करके 35 आंसर आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 का जो है ए पार्ट वो सिंपल है, सारे बच्चों को जाना है, सभी बच्चों ने ठीक किया है, तो मैं समझता हूँ बताने की जरूरत ही नहीं है। जो बी पार्ट है, बी पार्ट में जो है ये भी सभी बच्चों का ठीक है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। और फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर लाइन बिटवीन 100 1001 विच आर मल्टीपल ऑफ 7। ये एक दो बच्चों का गलत है, मल्टीपल ऑफ 7 है ना, तो यहाँ पर जो है आपको ये ध्यान रखना था, मल्टीपल ऑफ 7 यानी कि 7 से डिवाइड हो जाए, तो 7 से डिवाइड होने वाला पहला नंबर क्या होगा, पहला नंबर हो जाएगा आपका 112 हो जाएगा। देखो डिवाइड करके देखो 7 से, ठीक है, 7 1 7, 7 6 42। अगला नंबर क्या होगा, वो जिसमें आप 7 ऐड कर लो, 119 हो जाएगा, ये भी 7 से डिविजिबल हो जाएगा। इसी तरीके से आप चलते चले जाएंगे, जो लास्ट वाली नंबर आएगी, लास्ट वाली नंबर है 1000, तो 1000 से पहले हमें देखना है, 1000 से पहले अगर आप देखो 7 से डिविजिबल कौन सी नंबर होगी, 7 से डिवाइड करते हैं, 7 1 7, 2 बचा, ठीक है, 7 4 28 हो जाएगा, 1 बचा, ठीक है, 7 2 14, तो यहाँ पे हमें 4 लेना होगा, तो लास्ट वाली नंबर 994 हो जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट नंबर 112 है, सेकंड 119, लास्ट वाली 994। तो ये हमें ये पता चलाना लाना है, पहले तो ये कौन सी टर्म होगी, एन की वैल्यू निकालनी है, तो एन टर्म का फार्मूला लगा के हम एन की वैल्यू निकाल लेंगे, वो 128 आ जाएगी, फिर हम सम का फार्मूला लगा देंगे एन अपॉन 2 ए प्लस एल वाला फार्मूला। फिर क्वेश्चन नंबर आप जो है 18 देखो, 18 में क्या है, find the number 8 letter arrangement that can be made from the word total so that all vowels occur together। हमें ये कोशिश करनी कि सारे वोवेल एक साथ आए, ये डी ए यू जी एस टी ई आर, ठीक है। डॉटर में आपके जो वोवेल यूज कर रहे हैं हम ए यू ई यूज कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 है, तो 8 में से ये एक साथ रहे, तो इनको 3 फैक्टोरियल से हम इसको और मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये लेटर एक साथ रहे, लेकिन एक साथ रहने के साथ साथ वो आपस में पोजीशन चेंज कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। फिर क्या है, केसेस में से ये माइनस कर देंगे, टोटल केसेस जो बनेंगे वो 8 फैक्टोरियल बनेंगे, 8 फैक्टोरियल में से ये वाले जो केसेस आए हैं ये माइनस कर देंगे, तो हमारा वो बदल जाएगा, जो केसेस जो है, ठीक है, जो हम चाहते हैं फाइंड आउट करना, ऑल वोवेल्स डू नॉट कम होकर टूगेदर। क्वेश्चन नंबर 18 में ये आपने सभी ने बच्चों ने ठीक किया है, एग्जामिनेशन स्टार्टिंग विद ई, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप लोग ने पेपर ठीक ही किया है, एक दो बच्चों के ने थोड़ा गड़बड़ कर दिया। अच्छा, ये पेपर मैंने सॉल्व कर लिया, मैंने लिखा है आपको होमवर्क में शेयर नोटबुक में करना है, तो सारे क्वेश्चन आप शेयर नोटबुक में करेंगे,
कमी जो है, एक तो लैंग्वेज की थोड़ी सी कमी है, प्रॉपर लैंग्वेज आपने यूज नहीं की है। ठीक है, जो छोटी छोटी जो मैंने गलतियां बताई हैं वो गलतियां आप ठीक कर लेंगे उसमें। तो फेयर नोटबुक में मैं चेक करूंगा जब आप क्लास अटेंड करने आएंगे। ठीक है, तो ये जो सारे क्वेश्चन जो है आपके फेयर नोटबुक में होने चाहिए, प्रैक्टिस नोटबुक में नहीं। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।